A very energetic good morning to one and all. Respected teachers, all the member of parliament, speaker ma'am, and my dear students. Today this hall is not just a school auditorium, it's a mini parliament of India. Through this youth parliament, our students are not merely acting, they are learning democracy. ये सिर्फ अभिनय नहीं है, यह है नेतृत्व की पहली परीक्षा है आप लोगों की. Parliament is not about shouting louder, not about listening better. It's not about power, but about responsibility. हर्षित साहू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा. विधि द्वारा स्थापित भारत की संप्रभुता और अखंडता का अच्छुरण करूंगा तथा जिस पद का भार मैं ग्रहण करने जा रहा हूं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा. जय हिंद. Affordability, accessibility and continuity of care. सरकार ने जो भी डेटा दिया वो सच है कि फैसिलिटीज बढ़ी है, पर ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि आज भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं मिलते. डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज लिमिटेड होती है और टेलीमेडिसिन पेपर पर ही ज्यादा इफेक्टिव लगती है, पर यूटिलिटी और आउटकम का गैप बहुत बड़ा है. ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर्स में से एक है. पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर बजट को 100 मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 300 से बढ़कर 600 हो गई है. हमें 50 करोड़ लोगों की फ्री ट्रीटमेंट को कवर किया है. इसके हिसाब से हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है. Indian taxpayers. Countries like the United Kingdom, United States, Canada and Germany officially acknowledge that Indians form their largest scale migrant groups, while Indian institutions are failing terribly due to loss of talent. इन परिस्थितियों पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है. जब काबिलियत सरहद पार सम्मान पाए और अपने ही देश में हाशिए पर छोड़ दी जाए तो वह सिर्फ पलायन नहीं होता, वह राष्ट्र की हार घोषित की जाती है. Speaker Madam, through you I seek an answer from the government. What concrete foreign policy mechanism exists to retain and repatriate India's scientific talent, or has the government already accepted that brain drain is irreversible? Honorable Speaker Madam, India's economic dependence on China has exceeded. India's trade deficit with China has repeatedly crossed. These are not imports alone. They are strategic vulnerability with our ongoing border. वह जंग हारने से पहले ही अपनी सुरक्षा हार जाती है. Government has enacted the Anusandhan National Research Foundation Act 2023, backed by a 50,000 crore commitment. I repeat myself, 50,000 crore commitment over 5 years. इसमें research and development पर 1.2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी भारत में ही है. Many Indians abroad are collaborating with India, investing in India and returning back. Indian talent goes global, but India remains its home. Second, on dependence on China. Honorable Speaker, dependence on China cannot be reduced suddenly. Reducing dependence is a process, not a switch. To reduce this dependence, India launched production-linked incentive schemes worth 2.7 lakh crore to build a strong manufacturing capacity at home. इसका उद्देश्य भारत में प्रोडक्शन बढ़ाना और आयात पर डिपेंडेंस कम करना है.
As a result, India's electronics exports increased from $11 billion in 2018 to over $30 billion today. कानून सबके लिए बराबर है, ये किताबों में लिखा है, इसे जमीन पर बराबर कैसे बनाया जाएगा? जमीन पर इक्वल पनिशमेंट पॉलिसी लेना चाहेंगी? न्याय अगर देर से मिले तो आधा न्याय मर जाता है। आपकी मिनिस्ट्री की टाइमलाइन क्या है? कब तक भारत में हेलो, हमारी सरकार कानून और न्याय को लेकर जितनी गंभीर है उतनी ही उसकी उल्लंघन के दंड के प्रति। पहला, अगर आप बोलते हैं कि समाज तेजी से बढ़ रहा है परंतु हमारा न्याय नहीं बदल रहा, इस बात पर मैं आपको बता दूं कि इंडियन फिर से लागू कर दिया गया है। तो अगर आप कहते हैं कि समाज नहीं बदल रहा, कानून नहीं बदल रहा, समाज बदल रहा है, ऐसा नहीं है। अब इक्वल जस्टिस पे आ जाऊं तो करप्शन, जजों की संख्या और ई कोर्ट्स को लागू किया जा रहा है। CCTNS, RABD और भी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे करप्शन खत्म हो रहा है। कॉलेजियम प्रक्रिया से जजों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। मैं फिर से दोहरा दूं कि कॉलेजियम प्रक्रिया से जजों की भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसे फरवरी 2026 में लागू किया जाने वाला है। इसमें विलंब का कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध है, जो कि आप नहीं समझेंगे कितना गंभीर था। हमारी सरकार ने इस पर कितना मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरा कारण इसके पीछे की सोच, इसके पीछे की सोच लेफ्ट विंग और राइट विंग को लेकर है। मैं फिर से दोहरा दूं, लेफ्ट विंग और राइट विंग है कि छोटे इंडस्ट्रीज का बैंक इंटरेस्ट बह रहा है, वर्कर सैलरी के स्ट्रगल कर रहा है और बड़ी कंपनीज बस यही बोलकर बच जाती है कि पेमेंट प्रोसेस पे है। क्या सरकार बताएगी कि साल 2025 और 2026 में पेमेंट डिले होने की वजह से कितने MSME सीरियसली अफेक्टेड हुए हैं? समाधान के तौर पर कंप्लेन देने के बाद भी डिसीजन आने में इतना टाइम क्यों लगता है? कब तक सरकार सिर्फ लॉ बनाती रहेगी और बड़ी कंपनीज उन लॉ को तोड़ती रहेगी? ऑनरेबल स्पीकर मैडम, सवाल सिंपल है, क्या लॉ सिर्फ छोटी इंडस्ट्रीज के लिए है या बड़ी कंपनीज लॉ से भी ऊपर है? धन्यवाद। किया जा रहा है वो यहाँ नहीं देख पाते। खैर, हम मुद्दे पर आते हैं। हमारी सरकार को यह बात ज्ञात है कि डिलेड पेमेंट की वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आ रही है, पर 45 दिनों के अंदर भी पेमेंट हो जाना चाहिए। समाधान पोर्टल लॉन्च किया है। इससे इस समस्या के समाधान के लिए हमारी सरकार ने MSME पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 25 करोड़ से भी ज्यादा डिस्प्यूट रजिस्टर हो चुके हैं। सरकार यह भी देख लीजिए, MSME कंप्लेंट्स का बहुत ज्यादा है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने बहुत से काम किए हैं, जैसे पोर्टल खोले हैं, रजिस्टर लॉन्च किए हैं और भी बहुत कुछ। PM कौशल विकास, भारत योजना और भी बहुत कुछ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल हजारों भारतीय नागरिक किसी न किसी सड़क पर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 15 लाख से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। स्पीकर महोदया, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये और इन सरकार को क्या, इन्हें तो सिर्फ इलेक्शन की तैयारी करना आता है। पिछले 10 सालों में ब्लैक स्पॉट पहचाने गए पर पूरी तरह ठीक क्यों नहीं हुए? हेलमेट और सीट बेल्ट के कानून का इम्प्लीमेशन सिर्फ चलान तक क्यों सीमित रहा? किसी का बहन, किसी का पिता और किसी की पत्नी होती है, लेकिन सदन भावनाओं से नहीं सच्चाई से चलता है। माननीय सदस्य ने मौतों की बात की, मैं कारण की बात करता हूं। पिछले 10 वर्षों में वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सवाल ये नहीं है कि रोड सेफ्टी पर क्या क्या नियम आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं। खतरनाक जगहों को ठीक किया, बैरियर लगाए, साइनेज सुधारे और
गाड़ियों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया। आज एबीएस एक लग्जरी नहीं, एक कानून है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहूंगा, अधिकतर हादसे आदतों की वजह से होते हैं, सरकार की वजह से नहीं। तेज रफ्तार से ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हेलमेट सर से गायब और फोन चलाना, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। नाकामियां गिनाने आया हूं। जैसे सरकार की पहली नाकामी 2015 में गुरदासपुर हमला, दूसरी नाकामी 2016 में पठानकोट हमला, तीसरी नाकामी 2017 में अमरनाथ यात्रा के नागरिकों पर हमला, चौथी नाकामी 2019 में पुलवामा बम ब्लास्ट और हाल ही में हुए पहलगाम हमला और रेड फोर्ट ब्लास्ट। इन सभी हमलाओं के कारण हमारे सुरक्षाकर्मी और नागरिक शहीद हुए। मैं पूछता हूं रक्षा मंत्री जी से, उन आतंकवादी संगठनों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए? और उन परिवारों का क्या हुआ जो अपनों को खोकर उनके लिए आंसू बहाए हैं? उन विधवा महिलाओं का क्या हुआ जो अपने पति को खो दिए? आतंकवादी संगठनों की संलिप्तता पाई गई है। अधिकांश मामलों में एनआईए, राज्य पुलिस के द्वारा जांच पूरी की जा चुकी है। कई आतंकवादी मारे जा चुके हैं तथा शेष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जारी है। सीमा क्षेत्रों में सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन निगरानी और स्मार्ट फेंसिंग मजबूत की गई है। सेना, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के बीच इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया गया है। सरकार ने अग्निवीर योजना लाई है। ये स्कीम इंडियन आर्म फोर्सेस को यंगर, फिल्टर और मोर एजाइल दिखाती है। अग्निवीर को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और स्किल्स सिखाई जा रही हैं। आज क्रिमिनल पुलिस से नहीं पॉलिटिक्स से डरता है, या फिर डरता ही नहीं, क्योंकि उनको पता है या तो बेल मिल जाएगी या प्रोटेक्शन। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ मिनिस्ट्री चल रही है या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी? और सच सच बताइए, क्या ये मान लिया जाए अच्छे दिन आम आदमी के नहीं, सिर्फ क्रिमिनल्स के कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए आए हैं? थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। आपका और सदन का और सदन में बैठे हुए लोगों का, इनका सवाल तो सुनकर लग रहा है इन्हें लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉलेस ऑर्डर की आदत लग गई है। ये लोग बोल रहे हैं क्रिमिनल कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मैं पूछता हूँ, कॉन्फिडेंट आता कहाँ से है? क्या जेल के अंदर से आ रहा है कॉन्फिडेंट, या फिर पुलिस एनकाउंटर के बाद, या ईडी या सीबीआई के रिपोर्ट के बाद आ रहा है? जब इनकी सरकार थी तब क्रिमिनल के साथ फोटो सेशन होता था, और आज जब हमारी सरकार है तो क्रिमिनल के साथ डायरेक्ट मगशॉट होता है। माननीय सभापति महोदय, इन्हें मगशॉट का मतलब नहीं पता होगा। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार थी तब तो इन्होंने पुलिस को दबा, हमारी सरकार में नहीं हो पा रहा है। ये कहते हैं होम मिनिस्टर जी बस स्पीच देते हैं, तो हाँ मैं स्पीच देता हूँ, क्योंकि जब एक्शन बोलता है तो अपोजिशन चुप हो जाता है। और रही बात अच्छे दिन की, अच्छे दिन तो आ चुके हैं, बस इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन हमारे देश के लिए आए हैं, अच्छे दिन पुलिस के लिए आए हैं,
जिन्हें अब पॉलिटिकल फोन कॉल्स नहीं आते, अच्छे दिन कोर्ट के लिए आए हैं जहां अब केस दबाए नहीं जाते। अच्छे दिन गए किसके? क्रिमिनल और उनके पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स के। अपोजिशन का क्राइम से प्रॉब्लम नहीं है, इनका तो ये प्रॉब्लम है कि अब क्राइम होने पर इनके कॉपीराइट नहीं लगाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा देश अनसेफ है। तो मैं इनसे एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अपने कान खोलकर सुन ले कि हमारा देश अनसेफ नहीं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी अनसेफ है। आज कहीं भी आतंकवादी हमले होते हैं तो हम बैठकर निंदा व्यक्त नहीं करते, हम डायरेक्ट घर में घुसकर मारते हैं। हमारी सरकार की सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने पार्टी की ट्रैक रिकॉर्ड गूगल कर लें, हिस्ट्री भी शर्मा जाएगी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका कीमती समय देने के लिए इस सदन में। रिवानी जी से अब उनका प्रश्न उठाने का अनुरोध करती हूँ। सरकार लोगों को पैसे बांटने में लगी है। योजनाएं जैसे महतारी बंधन योजना, लाडली बहना योजना और भी कई अन्य योजना, इनमें साल के लाखों करोड़ रुपए तो सिर्फ लोगों को बांटने में उड़ा दिए जाते हैं। महोदया, अब जानकर हैरान होंगी, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 46,000 करोड़ उड़ा दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 18,000 से 19,000 करोड़ तक जाता है। कुल 9 राज्यों का मिलाकर ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ से ऊपर का जाता है। मगर चिंता का विषय तो ये है, इसरो जिसने चंद्रयान बनाया उसका बजट है 13,000 करोड़। DRDO जो देश के डिफेंस के लिए रिसर्च करता है उसका बजट है सिर्फ और सिर्फ 24,000 करोड़। जितना तो हमारी देश की शिक्षा का बजट है उतना ये सरकार लोगों को बांटने में उड़ा देती है। पहले तो इनके पार्टी के लोग घर घर जाकर पैसे देकर इलीगली वोट खरीदते थे, मगर अब इन्होंने इसे लीगल प्रोसेस बना दिया है। महतारी बंधन योजना नहीं, पैसे दो वोट खरीदो योजना है। क्या ये सरकार सिर्फ महीने के चंद पैसों में उन गरीब लोगों का वोट खरीदना चाहती है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं मंत्री जी, आखिर क्यों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसे खर्च नहीं हो रहे? आखिर क्यों साइंस टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च नहीं हो रहे? आखिर क्यों एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? मैं आपसे कहना चाहूंगा मंत्री जी, या तो पैसे देकर वोट लेना छोड़ो या तो सत्ता छोड़ो। विपक्ष यह कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और हेल्थ केयर में निवेश कम क्यों है और योजनाओं में अधिक है? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि महतारी बंधन योजना और लाडली बहना योजना खर्च नहीं है, बल्कि लंबी अवधि में निवेश है। जब महिलाओं की आर्थिक हालत अच्छी होगी, पोषण सही से मिलेगा, तो देश को आवश्यक मानव में पूंजी मिलेगी। हम पूंजी ऑपोजिशन के ऐसे नहीं कि एक तरफ से आलू डाला और दूसरी तरफ से सोना निकाला। सरकार इन योजनाओं के साथ साथ हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत, इसरो और DRDO में भी निवेश बढ़ा रही है। पर ये सब हमारे ऑपोजिशन को कहाँ दिखेगा? उनका तो चश्मे का नंबर ही कम है। यह भविष्य के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नींव है। मजबूत नारी यानी मजबूत परिवार और मजबूत राष्ट्र है, ना कि कोई खर्च।
माननीय सभापति जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे इस सदन में आपका समय देने के लिए। ये है कि पिछले सालों में रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 6% से ऊपर रहा है। आई रिपीट माई सेल्फ, लगातार 6% से ऊपर रहा है, जो कि आरबीआई के टारगेट से ज्यादा है। इसके बावजूद एसेंशियल चीजें जैसे दाल, चावल, आटा, तेल की प्राइसेस लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे मिडिल क्लास और रूरल हाउसहोल्ड पर बड़ा फाइनेंशियल प्रेशर पड़ा है। सरकार ने कुछ टेम्पररी स्टेप्स जैसे स्टॉक लिमिट और इंपोर्ट ड्यूटी चेंजेस तो किए, लेकिन उनका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म ही रहा। लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी और एसेंशियल गुड्स की सप्लाई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई क्लियर रोड मैप दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए मेरा सवाल है कि महंगाई को सस्टेनेबली कंट्रोल करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कौन से कंक्रीट और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स किए हैं? और गहरी समझ से बातें की जाती है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई का प्रेशर पूरे ग्लोबल कंट्रीज में पड़ा है, ना कि सिर्फ इंडिया पर। कोविड के बाद डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और एनर्जी प्राइसेस के शॉक्स ने दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश को अफेक्ट किया है। इसी पीरियड में कई डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन 8% to 10% तक गया है। इतने बड़े ग्लोबल शॉक्स के बाद भी भारत ने महंगाई को आरबीआई सीमा में रखा। 2024 के बाद सीपीआई इन्फ्लेशन 5% के आसपास ठहरती हुई नजर आई है। जी हाँ, ये वही इन्फ्लेशन है जो विपक्षी सदस्यों की सरकार के समय 10% रहा था। अक्सर महंगाई पर ज्ञान आज ही के दिन मिलता है, लेकिन जब जिम्मेदारी हाथ में थी तब ये मुद्दा प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं आता था। मैं अब सदन के सामने सरकार द्वारा किए गए लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स को रखना चाहती हूँ। सबसे पहला, पीएम गति शक्ति के थ्रू लॉजिस्टिक्स इनएफिशिएंसी रिड्यूस हुई है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 to 6% तक कम हुआ है। वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी 2014 के मुकाबले लगभग डबल हो चुकी है। नेशनल ऑयल सीड और जब देश की राजधानी में बहुत धमाके हो रहे हो, तब चुप्पी साधना देशभक्ति नहीं बल्कि कायरता में आता है। Terrorism is one of the gravest political challenges of the modern world. It is not merely an act of violence, but a calculated strategy to de-establish government, intimidate societies, and undermine democratic institutions. Terrorism seeks to replace dialogue with destruction, law with chaos, and citizenship with insecurities. जब देश की राजधानी के पास फरीदाबाद में करीब 350 से 360 किलोग्राम आरडीएक्स व विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, तो क्या तब देश की सरकारी खुफिया एजेंसियां घटना के बाद, आई रिपीट, घटना के बाद सक्रिय होने की नीति पर काम कर रही थी, या सुरक्षा अब केवल सिर्फ सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित हो गई है? जब सरकार हर सवाल का जवाब जीरो टॉलरेंस के साथ देती है, आई रिपीट, जब सरकार हर सवाल का जवाब जीरो टॉलरेंस के साथ देती है, तो देश का आम नागरिक पूछता है कि जमीनी सुरक्षा भी अब कहीं जीरो तो नहीं हो गई? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार हर हमले को सिर्फ निंदा बतला देती है और हर चूक को साजिश बताती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो बार बार एक आम नागरिक को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ती है? जनाब, क्या आम नागरिक केवल एक वोट का रोबोट है या फिर उसकी जान की भी कोई कीमत है? सरकार आम नागरिक को एक मोहरे की तरह उपयोग करती है। क्या सरकार जवाब देगी कि आम नागरिक की जान की क्या कीमत है? गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी गंगा में डुबकी मारते रहते हैं, कहीं वो भी तो गंगा में डुबकी मारने से पैसे ला रहे हैं?
क्योंकि वो इतने दिनों के बाद कम से कम गरीबों को याद तो किए, क्योंकि जब तक इनकी सरकार सत्ता पे थी तब तक इन्होंने गरीबों को पूछा तक नहीं। आज जब आज हमारी सत्ता आई है तब इन्होंने गरीबों को याद तो किया। कौशल विकास योजना लोगों को हुनर देती है, लोगों को 2 वक्त की रोटी देती है, रहने के लिए छत देती है, मगर ये सब हमारे ओपोजिशन को दिखेगा ही कहाँ, क्योंकि उनकी हाइट ही कम है। लोगों को सरकार गोद में उठाकर नौकरी के दरवाजे पे तो नहीं रखेगी, लोगों को खुद नौकरी के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन हुनर सरकार देगी। हमारे सरकार ने लोगों को हुनर दिया है, मगर इन्होंने बस बहाने। लोग जब काम कम और व्हाट्सएप पर चैट ज्यादा करेंगे तो नौकरी क्या ऐसी थोड़ी मिल जाएगी। अब ये बात करेंगे IAS बनने की, तो IAS तो नहीं बन पाएंगे जी। मैं माननीय सभापति जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सदन का समय मुझे देने के लिए। मैं एक तरफ जहां हमें डैम से होने वाले नुकसान को फेस करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में सोलर पैनल का प्रोजेक्ट इतना धीमा क्यों चल रहा है? वहीं मंत्री जी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सूर्य में हमेशा से ग्रहण लग चुका है? क्योंकि वे सोलर पैनल जैसे महत्वपूर्ण और फायदेमंद तरीकों को छोड़कर हाइड्रो एनर्जी जैसे महंगे और नुकसानदायक तरीके अपना रहे हैं। देश को जवाब चाहिए, आपके एक्सक्यूजेज नहीं। मैं सदन को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सोलर एनर्जी डेफिनेटली क्लीन, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन सिर्फ सोलर पैनल से पूरा देश चलना अभी तो प्रैक्टिकल नहीं है। महोदय, हमें रात में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारी सरकार डैम्स भी बनाती है और सोलर प्रोजेक्ट भी। अध्यक्ष महोदय, इनको हमारी योजनाएं कहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि ये देखने नहीं केवल हम पर सवाल उठाए आते हैं। सोलर पावर 24/7 बिजली नहीं देती, सोलर सिर्फ दिन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, इसलिए देश को बेस लोड सप्लाई के लिए डैम्स की भी जरूरत पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, डैम्स इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं, पानी को स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फिशरीज और टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही डैम्स फ्लड कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। आज ये विपक्ष विकास पर सवाल उठा रहा है, लेकिन इनके कार्यकाल में विकास तो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रहा है। मैं किसी एक टीचर की बात करने नहीं उठी हूँ, बल्कि मैं बात कर रही हूँ सरकार के फेवरेट मल्टीपर्पज टूल टीचर की। पिछले कुछ महीनों में SIR और BLO ड्यूटी के दौरान टीचर्स की मौत को सरकार आइसोलेटेड इंसिडेंट बता रही है। अध्यक्ष जी, अगर ये आइसोलेटेड है तो हर इलेक्शन साइकिल में टीचर्स ही क्यों आइसोलेट हो रहे हैं? डेटा देखिए, 2014, 2019, यूपी पोस्ट 2017, 2022। हर इलेक्शन साइकिल में टीचर्स को बोनस मिलता है, लेकिन बोनस सैलरी में नहीं, बोनस एक्स्ट्रा ड्यूटी, BP, स्ट्रेस और हॉस्पिटल बिल्स में मिलता है। SIR ने तो प्रेशर को नेक्स्ट लेवल पर ले गई है। अध्यक्ष जी, एक जेन्युइन डाउट है, ये टीचर है या वॉकिंग गवर्नमेंट ऐप? क्लासरूम में पढ़ाए या कॉलोनी घूमे? क्या टीचर्स को चीप लेबर समझ लिया गया है? हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव गैप का आंसर टीचर को भेज दो। स्टाफ का काम, सर्वे चाहिए, डेटा अपडेट, ये सब इन सब की जिम्मेदारी टीचर को ही क्यों मिली है? अध्यक्ष जी, सरकार SIR और BLO ड्यूटी से टीचर्स को हटाकर डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को
2014 से पहले जनगणना हो, मतदान हो, वोटर लिस्ट हो, हर सरकारी काम टीचर से कराया गया, उन्हें हर डिपार्टमेंट का नौकर बनाया गया। मैं पूछती हूँ तब ये सवाल क्यों नहीं उठा? क्या इसलिए क्योंकि उस वक्त विपक्ष के हाथ में सत्ता थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार इस दबाव को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है। पहला, वोटर वेरिफिकेशन और सर्वेस का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि टीचर्स को बार बार फील्ड वर्क ना करना पड़े। दूसरा, क्लियर गाइडलाइंस दी गई कि SIR और BLO लिमिटेड समय के लिए हो ताकि क्लासरूम्स पर प्रभाव ना पड़े। तीसरा, स्कूल्स को कहा गया कि टीचर्स की हेल्थ और वर्कलोड का ध्यान रखा जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के द्वारा पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या ये ड्यूटीज टीचर से हटेंगी? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार इस बात पर सीरियसली काम कर रही है कि नॉन टीचिंग काम डेडिकेटेड स्टाफ को दिया जाए ताकि टीचर्स अपना ध्यान क्लासरूम पर रख सके। विपक्ष से मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा पर उपदेश देने से पहले थोड़े अपने रिकॉर्ड भी देख लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार नहीं चाहती कि टीचर की इन वजह से मौत हो, क्योंकि हम भी मानते हैं कि टीचर्स मल्टीटास्किंग मशीन नहीं, देश के निर्माता हैं। और इसी सोच के साथ वर्कलोड को धीरे धीरे कम किया जा रहा है ताकि सुधार सिर्फ दिखावे का नहीं, जमीन का हो। मगर विपक्ष तो हर बार भूल जाता है कि सरकार बनाना और सरकार चलाना दोनों में फर्क होता है। प्रॉब्लम बताने से सरकार नहीं बनती माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रॉब्लम सुधारने से सरकार बनती है। धन्यवाद। कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैडम स्पीकर, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री हमारे देश की बैकबोन कहलाई जाती है, मगर इनकी लीडरशिप ने इस नेक को कमजोर कर दिया है। इनका टारगेट ऑन पेपर से सुनने में ही अच्छा लगता है, बट इनकी तो आसपास भी नहीं है। इनकी सरकार की नेशनल पॉलिसी 2017 का टारगेट था कि 2030-31 तक 300 मिलियन तक अचीव करना, बट मैडम स्पीकर अभी हम कहाँ हैं? 160 मिलियन टन में। हमें इस टारगेट को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 10 साल। ये सब तो इस बजट में इम्पॉसिबल है, लेकिन ये सरकार इसको पॉसिबल ही कर सकती है, क्योंकि इनके बिस्तर के नीचे छुपे पैसे को देखकर कुबेर भी शर्मा जाते हैं। और इनके टारगेट को पूरा करने के लिए नए प्लान पर काम चालू होना चाहिए था, लेकिन इनकी सरकार अभी पुराने प्लान पर भरोसा करती है। इनकी सरकार केवल झूठे वादे करना जानती है, ना कि उसे पूरे करना। ये स्टील से ज्यादा तो प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज में 0 और वेट में डबल 0। इनकी सोच तो इतनी छोटी है कि 300 मिलियन टन सुनते ही इनका दिमाग हैंग हो जाता है। आप कहते हैं 300 मिलियन टन तो ज्यादा है। अरे MP साहेब, मैं पूछता हूँ, जो रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हाईवे बनाती है तो उसका स्टील क्या आसमान से आएगा? आप लोग तो स्टील इंडस्ट्री को बीमार छोड़ के चले गए थे, हमने उसका इलाज करवाया। अब हम स्टील इंपोर्ट कराने के जगह एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, और आज हमारा देश वर्ल्ड टॉप कंट्रीज में से एक है। आंदोलन को गरमा दिया था। मैडम स्पीकर, भारत में हर रोज हजारों स्कूल असेंबलीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज और कल्चरल प्रोग्राम पे वंदे मातरम का गायन होता है। आज देशभक्ति की बातें तो बहुत होती है, मंचों पर जज्बा दिखाया जाता है,
कैमरा के सामने बड़े बड़े शब्द बोले जाते हैं, लेकिन जब बात आती है राष्ट्रगीत के असली मतलब और उसकी इज्जत की, तो जमीन पर तस्वीर उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती। और ये सच है मैडम स्पीकर कि जब राष्ट्रगीत जैसे महत्वपूर्ण विषय को लोग ठीक से ना समझे तो ये कमी नहीं बल्कि चिंता का विषय बन जाता है। भाषण और पोस्टर से नहीं, पॉलिसी और प्रैक्टिस से दिखता है। इसलिए बात दिया गया जवाब भाषण से नहीं, डाटा से दिया जाए, क्योंकि देश हिसाब मांग रहा है। धन्यवाद। माननीय सभापति जी, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और देश के गौरव से संबंधित है। हमारे मंत्रालय ने इस विषय पर कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक सन 2023 में लगभग 30,000 से भी ज्यादा इवेंट्स में वंदे मातरम का गायन हुआ है और यही आंकड़ा 2024 में 40,000 को पार करता हुआ गया है और 2025 के नवंबर तक यह आंकड़ा। मंडियों में लूटपाट मचती है, मंडियों में लूटपाट मचती है, लेकिन सरकार इसे भी कुछ नहीं समझती है, लेकिन सरकार इसे भी कुछ नहीं समझती है, क्योंकि आखिर इनकी सत्ता भी तो इसी से सजती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रतिदिन एक आंकड़े के अनुसार 8 से लेकर 9 किसान आत्महत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आती है, लेकिन फिर भी सरकार कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है। तो मेरा सवाल यह है कि अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो ग्राउंड रियलिटी में सब कुछ अनियंत्रित क्यों है? क्यों आज भी एक गरीब किसान अपनी जान लेने पर मजबूर है? इन्होंने हम सत्ताधारियों के ऊपर सवाल उठाने के अलावा इन्होंने और किया क्या है? सरकार फसलों के लिए स्वामीनाथन आयोग C2+ 50% लागत को गणना पद्धति से अपना लिया गया है। माननीय महोदया, क्या विपक्षियों को C2+ 50% का मतलब समझाना पड़ेगा? और आई बात मंडियों की, तो मंडियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ई-नेम डिजिटल योजनाओं को लागू कर दी है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए APMC को ऑडिट कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि मंत्री के रूप में बता देना चाहती हूँ कि कृषि को एक लाभ का धंधा बनाना और किसानों को ज्यादा से ज्यादा आमदनी दिलाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हकीकत और सरकारी नाव के बीच जो अंतर दिखाई देता है वो निम्न बिंदुओं के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित सुधार की प्रक्रिया माना है और भुगतान व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। सेकंड, DMAYG के तहत अब तक करोड़ों ग्रामीण घर बनाए जा चुके हैं। जहां अधूरे मकान हैं, वहां राज्य सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन की भी भूमिका है। केंद्र केवल घर नहीं सहयोग देता है, ठेकेदारी नहीं करता। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता पर सरकार गंभीर है। कुछ सड़कों का जल्दी खराब हो जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि पूरी योजना खराब है, को नष्ट कर रहा है और नेशनल मेंटल हेल्थ इमरजेंसी को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो NCRB द्वारा पता चला है केवल 2023 में 13,892 छात्रों ने आत्महत्या की, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है और कुल आत्महत्याओं का 8% है। लगभग 65 से 72 छात्रों की आत्महत्या हुई है। इससे भी बुरी बात यह है कि NCRB द्वारा पता चला है केवल 2022 में 2,248 छात्रों की मौत परीक्षा में असफल होने के कारण हुई,
जो इन्हें टाली जा सकने वाली त्रासदियों में उच्च जोखिम वाली कोचिंग जेई और नीट की है। लगभग 65% तक गंभीर एकेडमिक स्ट्रेस और 45 से 50% तक डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण पाए गए हैं। फिर भी हमारी नीतिगत प्रक्रिया अधूरी क्यों बनी हुई है? मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि बजट और नामित अधिकारियों के साथ समयबद्ध उपाय क्या करेगी ताकि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर में स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ चेकअप और आपातकालीन हेल्पलाइन को अनिवार्य कब किया जाएगा? केवल जेई नीट के घातक मिथक को खत्म करने के लिए नेशनल पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कब किया जाएगा? होने के बावजूद जैसे चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, RT एक्ट 2009 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 चाइल्ड लेबर आज भी हमारे देश में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? ऑनरेबल स्पीकर मैडम, पांच डाटा क्लियरली दिखाते हैं कि सेंसस 2011 में 1 करोड़ से भी ज्यादा चाइल्ड लेबर रिकॉर्ड हुए थे और NSSO के मुताबिक 49 लाख बच्चे काम कर रहे थे। ऑनरेबल स्पीकर मैडम, हमारे देश में चाइल्ड लेबर का एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि हमारे देश में आज भी कई गरीब परिवार मौजूद हैं और उनके बच्चे काम पर जा रहे हैं और जो पैसे कम करने को आते हैं और वो इन सरकारों इन सरकारों के पास जेब थोड़ी है, इनके पास तो झोला है जिसमें ये सारे पैसे जाते हैं। डिबेट का टॉपिक नहीं, एक जिम्मेदारी है। चाइल्ड लेबर पर गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बनाए, हमने स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए और उनको ग्रुप पर इम्प्लीमेंट भी किया। ये बात अपोजिशन भी जानती है, बस मानती नहीं है। आप लोग फाइल से बाहर आ जाइए, बच्चे वहां मिल जाएंगे। स्पीकर मैडम, मैं कुछ डेटा रखना चाहूंगी। चाइल्ड लाइन 1098 को नेशनल वाइड एक्सटेंड किया गया, जिससे पिछले साल 5 लाख से ज्यादा पिछले 5 साल में 25 लाख से ज्यादा बच्चे रेस्क्यू किए गए। सेंसस बेस्ड एस्टिमेट के हिसाब से 1 करोड़ से नीचे गिरकर 50 लाख तक आ गया। पीएम विशेष रूप से देश के युवाओं को कुछ बताना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, भारत आज ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां चुनौतियां भी हैं, अवसर भी है और समय भी है। आज का भारत प्रतीक्षा करने वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है। हमने ये सिद्ध किया है, जब नीति सही हो, नियति साफ हो और नजर राष्ट्र के हित पे हो, तो परिणाम अवश्य आता है। I really feel proud, each one of you, the voice you raised, the confidence I have seen in you, the expression, really we have good future of India. And one thing I just want to say, especially the witty remark you have passed, जो व्यंग्यात्मक टिप्पणियां थी वो सच में सिर्फ मजेदार नहीं थी, पार्लियामेंट का रियल एक्सप्रेशन हमने आज अपने ऑडिटोरियम में देखा है।